हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीयूटी का इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। कोशिश करेंगे इसमें मैक्सिमम पार्ट हमारा इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का एक ही लेक्चर में हमारा सारा कंप्लीट हो जाए। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा स्लाइड चलेगा उसमें है सारा कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी के। पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो ईयर से रिलेटेड है। फर्स्ट स्लाइड है, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें इंपॉर्टेंट जो याद करने हैं। सबसे पहला हमारे पास 1757 जो ईयर था उसको हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। जो इंडियन इकोनॉमी की फर्स्ट बुक है उसमें सबसे पहला एक हेडिंग है हमारे पास बैटल ऑफ प्लासी। तो इसमें हमें एक डेट याद करना है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है 1793 इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ था और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बाय द लॉर्ड कार्नवालिस। उस समय का ये क्या था, गवर्नर था। तो ये दो चीजें होंगे। पहला हमारे पास क्या होगा, बैटल ऑफ प्लासी, और दूसरा क्या 1793 में इंट्रोडक्शन ऑफ द जमींदारी सिस्टम और द परमानेंट सेंट्रल सिस्टम। तीसरा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। 80s 50s में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हुआ था। दो क्वेश्चन आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे और एक होता है फर्स्ट रेलवे कब चलाया गया था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे जो हुआ था 1850 में और फर्स्ट रेलवे चला था हमारा 1853 में। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों को ध्यान में रखना है क्वेश्चन क्या है और किस में हमें कौन से मार्क करना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे बाय द ब्रिटिशर्स क्यों किया गया था, जो एक्सपोर्ट करते थे यानी कि इंडिया की जो भी गुड्स थी यानी कि जो इंडिया के रॉ मटेरियल्स थे उसको क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। और एक्सपोर्ट करके ब्रिटिशर्स कहां लेके जाते थे, अपने देश में लेकर जाते थे और वहां ले जाकर सामान को मशीन से बनाकर दोबारा इंडिया में ही इंपोर्ट करते थे। तो इससे क्या था, टैक्स फ्री था, ना तो एक्सपोर्ट का टैक्स लगता था ना तो इंपोर्ट का टैक्स लगता था। तो चीजें क्या होती थी, काफी सस्ती होती थी, चीप रेट पे मिलता था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, धीरे धीरे इंडियन मार्केट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपने चीजों को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, यानी कि इंडिया में पहले रेलवे कब चली थी। तो पहले रेलवे चली थी 16 अप्रैल 1853 को। और कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया था, 34 किलोमीटर। तो इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन फ्रॉम द बॉम्बे टू थाने। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कहां से कहां डिस्टेंस, या फिर ये पूछ सकता है कहां से कहां चला गया था। डिस्टेंस कितना था, 34 किलोमीटर। और डेट के साथ याद करना वो कितना था, 16 अप्रैल 1853। हो सकता है डेट भी पूछ लिया जाए, तो डेट के साथ याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास 1852 इंडिया फर्स्ट पोस्टल स्टैंप वाज रिलीज्ड इन 1852 इन द सर्कुलर शेप। इसका जो शेप था वो कैसा था, सर्कुलर शेप का था। और वो क्या किया गया था, पोस्टल सर्विसेज को, पोस्टल स्टैंप को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1869 में क्या क्या चीजें हुआ था वो देखते हैं एक बार। एटीन 1869 में हमारा क्या क्या था, सबसे पहला था ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल कहां कहां से किसके किसके जोड़ता है, कौन से देश को जोड़ता है। तो वो था हमारे पास एक तो ब्रिटिश और दूसरा क्या है, इंडिया को। यानी कि ब्रिटिश और इंडिया को जोड़ने वाली जो कैनाल है वो कौन सी है, सुएज कैनाल। पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स को सामान इंडिया से ले जाने में काफी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक शॉर्ट रूट बनाया था, वाटरवे बनाया गया था। आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, यानी कि जो डायरेक्शन है अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, यानी कि नॉर्थ से साउथ में एक डायरेक्शन, एक रूट बनाया गया था। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड होता है। ठीक है। और ये सुएज कैनाल किसके किसके बीच में था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सुएज कैनाल किसके किसके बीच में था, तो ब्रिटिश एंड इंडिया के बीच में था। ठीक है। और इससे डिस्टेंस बहुत कम हो गया, और डिस्टेंस कम होने की वजह से लोग क्या कर रहे थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने देश में चीजों को आसानी से एक्सपोर्ट कर पाते थे। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड द मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट इजियर, यानी कि इंडिया के मार्केट तक पहुंच ब्रिटिशर्स की और आसान हो गई थी। किसके किसके बीच में था, ब्रिटेन और इंडिया के बीच में था। नेक्स्ट हमारे पास रिड्यूस डिस्टेंस ऑलमोस्ट 5100 माइल्स, यानी कि इसका जो डिस्टेंस था वो कितने किलोमीटर कम हो गया, कितने माइल्स कम हो गया, 51 माइल्स कम हो गया, 5100 माइल्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1881 में क्या हुआ था। 1881 में हमारा सबसे पहला, देखो याद करने के लिए 18 और 81 उल्टा लिख देना। फर्स्ट ऑफिशियल कंप्लीट सेंसस, यानी कि जो सेंसस है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जहां पे हम क्या करते हैं, लोगों की काउंटिंग करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1872 में, लेकिन ये क्या था, ऑफिशियल नहीं था। हम इसको क्या मानते हैं, इनकम्प्लीट मानते हैं। तो जब इनकम्प्लीट है तो हम इसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में जब आएगा तो 1872 ईयर नहीं मिलेगा। 1881 क्या हमारा
फर्स्ट ऑफिशियल कंप्लीट सेंसस हुआ था। आफ्टर ऑनवर्ड सेंसस वाज हेल्ड द गैप ऑफ द 10 ईयर्स, उसके बाद हर 10 साल पे सेंसस किया जाता है, ठीक है। उसका जो 10 ईयर है, यानी कि सबसे पहले जो सेंसस हुआ होगा वो हुआ था 80-81, उसके बाद हुआ होगा 80-91, उसके बाद हुआ होगा हर 10 साल के गैप पे, ठीक है। तो सेंसस हमारा फर्स्ट कब हुआ था? फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था 80-81। नेक्स्ट हमारे पास इट वाज द वीके आरवी राव हु एस्टिमेट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वाज द कंसीडर्ड एज द वेरी सिग्निफिकेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो नाम है ना, नाम के साथ सारी चीजें करनी है, याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास 1907। 1907 में क्या हुआ था? 1907 में स्टैब्लिश हुआ था टिस्को। टिस्को क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और ये कहां पे हुआ था? जमशेदपुर में हुआ था। ये हुआ था जमशेदपुर। तो ये भी आता है क्वेश्चन, और ये भी सीबीएसई में बार बार पूछा गया, टिस्को की एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1907 में, और कहां पे हुआ था? तो जमशेदपुर में। नेक्स्ट हमारे पास ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये हमने पढ़ा था, ये हमारे एक दो और सब्जेक्ट में मिलेगा। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या होता है? 1921 ईयर को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले जो सेंसस हुआ था, जैसे एक लाइन है सर, एक लाइन पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1872 में पहला सेंसस हुआ था, लेकिन ये क्या हुआ था? इनकम्प्लीट हुआ था, इसको हम ऑफिशियल नहीं मानते हैं। दूसरा 1881 में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था, यानी कि पहली बार जो सेंसस हुआ था जो ऑफिशियली माना गया था वो था 1881 में। हर 10 साल पे सेंसस हुआ था 1891, ऐसे ही चलता गया। 1921 एक ऐसा ईयर था जिसको हम क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यानी कि हर 10 साल पे जो सेंसस था वहां पे जो पॉपुलेशन का जो रेट था वो क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था, यानी कि यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन थी उससे ज्यादा यहाँ पे, उससे ज्यादा यहाँ पे। लेकिन 1921 एक ऐसा ईयर था जहां पे पॉपुलेशन क्या हुआ था? कम हुआ था, इसीलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था? फर्स्ट कंप्लीट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था 1951 में, और लास्ट टाइम जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 2011 में। उसके बाद हमारा अब तक कोई सेंसस नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 1932। 1932 को क्या किया गया था? जो एविएशन, यानी कि 1932 को JRD टाटा ने क्या किया था? पायनियर ऑफ द इंडियन एविएशन, यानी कि फाइटर एरोप्लेन की यहाँ पे क्या किया था? शुरुआत किया था, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास 1950। अब 1950 में क्या हुआ था? देश आजाद होने के बाद क्या हुआ था? हमें एक देश को एक सही तरीके से प्लानिंग की जरूरत थी। हमें एक देश को किस तरीके से प्लान करें, आगे कैसे हमें डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1915 में, और डेट के साथ इसको भी याद करना है, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को क्या किया गया था? स्टैब्लिशमेंट किया गया था किसका? प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन का स्टैब्लिशमेंट किया गया था, उसका चेयरमैन रखा गया था प्राइम मिनिस्टर को। तो अगर हमसे पूछता है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो कौन होंगे? उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया, किससे किया गया था? नीति आयोग से। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये कौन से ईयर में किया गया था? 2015 में। यानी कि जो हमारा 5 ईयर प्लान चलता था, यानी कि 1950 में प्लानिंग कमीशन आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था हमारा 1951 से, उसके बाद लास्ट 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुआ था, ये हुआ था हमारा 2017 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद कौन सा इंप्लीमेंट किया गया था? नीति आयोग इंप्लीमेंट किया गया था, यानी प्लानिंग कमीशन को रिमूव कर दिया गया, और प्लानिंग कमीशन को रिमूव करके क्या लाया गया था? हाँ, नीति आयोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है 5 ईयर प्लान के बारे में, कुछ हमें पढ़ने हैं। 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान था वो था 1951 में, और जो हमारा सेशन शुरू होता है, जो हमारे स्कूल का सेशन होता है, क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो ऐसे ही लिखना है हमें इसमें भी, यानी कि 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक, यानी कि 5 साल ऐड करना है, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था कब? 1951 में। बेस किस पे था? हेराडोमर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके बेस, किसके मॉडल पे बेस था? तो हेराडोमर के बेस मॉडल पे बेस था। और किस पे फोकस करता था? एग्रीकल्चर पे फोकस करता था, यानी कि इसका जो टारगेट था वो सबसे पहला था एग्रीकल्चर, ठीक है। अच्छा, एक और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया। द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, सॉरी इकोनॉमिक प्लानिंग, ये किसको बोलते हैं? हम ये बोलते हैं पीसी महालनोबिस को, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो कभी अगर पूरा नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है 1956 टू 61। 1956 टू 61, इसमें हमारे पास क्या है?
सेकेंड 5 ईयर प्लान, यानी कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो ये था 1956 लेके 61 तक, यानी कि फर्स्ट जो चला था वो चला था 1951 से 56 तक, और सेकेंड चला था 1956 से लेकर 61 तक। ठीक है, ये किस पे बेस्ड था, ये था पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। अभी हमने पढ़ा था पीसी महालनोबिस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, और इसका जो टारगेट था वो किस पे था, इंडस्ट्री पे, यानी कि पहले एग्रीकल्चर, यानी कि सिंपल सी बात है, पहले हम किस सेक्टर पे काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर पे काम करते हैं, फिर हम किस पे करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर पे करते हैं, और फिर टर्सरी सेक्टर पे जाएंगे। तो पहला प्राइमरी एग्रीकल्चर हो गया, अब किसकी बारी है, इंडस्ट्री की, तो हम किस पे चलेंगे, इंडस्ट्री सेक्टर पे चलेंगे। अब आता है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो रिलेटेड टू किससे, फूड ग्रेन से, और जो स्पेशली जो था इसमें प्रोडक्ट कौन से फसल को इस पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था, एक तो था व्हीट एंड दूसरा था राइस। और इसका जो टाइम पीरियड था क्या था, 1965 टू 66, यानी कि जो इसके आसपास जो मिलेगा, वैसे तो हम लिखते हैं मिड 1960s, इसमें हम लिखते हैं मिड 1960s या फिर लिखते हैं लेट 1960s। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन मिलेगा उसको हमें इससे रिलेटेड देखना है, इसके आसपास देखना है। ये कौन से 5 ईयर प्लान में आता, थर्ड 5 ईयर प्लान, यानी कि अभी बताया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 61, और थर्ड क्या था हमारा 1966 से 67 के अप्रॉक्स जाएगा। तो यानी कि हमारा कौन से ईयर में था, हमारा ये थर्ड 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट कौन से स्टेट में पड़ा था, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फादर ऑफ इकोनॉमिक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं हम, इंडिया में बोलते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, और वर्ल्ड में बोलते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, और यही क्या है, ये है अमेरिकन एग्रोनोमिस्ट है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसमें हमने क्या किया था, यूज ऑफ HYV सीड्स का यूज किया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया था, मॉडर्न फार्मिंग का यूज किया था, ट्रैक्टर्स का यूज किया था। तो ये सारी चीजें हमारे किस में था, ये सारी चीजें हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड चीजें थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास 1955 में क्या हुआ था। 1955 में कार्ब कमिटी बनाया गया था जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो किस में आता है, SSI में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कार्ब कमिटी बनाया गया था। इनका काम था जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या करना, प्रमोट करना, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। और एक और है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, यानी कि 3 बैंक हुआ करता था पहले, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में इसका नाम रख दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या रखा गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ब्रिटिशर्स का दिया हुआ नाम है। इसी का नाम बदलकर 1955 में नाम रख दिया गया इसका SBI, यानी कि SBI काफी पुराना बैंक है और इसी का नाम बदल के रखा गया। 3 जो प्रेसिडेंसी बैंक थे उन्हीं को मर्ज करके उसके बाद क्या किया, इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक, और इंपीरियल बैंक का ही नाम बदल के 1955 में इसका नाम रखा गया था SBI। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन तो हमने पढ़ लिया। व्हाइट रेवोल्यूशन आया था 1970s में। स्टार्ट कहां से हुआ था, गुजरात। ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं हम डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही क्या होता है, फाउंडर ऑफ अमूल, यानी कि जो अमूल के जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो सब किसके हैं, वर्गीस कुरियन के दिया हुआ है। और इसमें क्या था, टू प्रायोरिटी ऑफ द मिल्क, मिल्क की जो प्रायोरिटी है उसके लिए बनाया गया था 1970s में। आल्सो नोन एज द ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन को। ठीक है, अब आता है 1951 में क्या था, इंडस्ट्रियल एक्ट पास किया गया था। ईयर याद करना है, कौन सा एक्ट पास हुआ था, इंडस्ट्रियल एक्ट। और कब से हुआ था, 1951 में हुआ था। 1948 में और एक और एक्ट पास हुआ था, उसका नाम क्या था, IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास टैरिफ और कोटा के। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। सबसे पहले आता है टैरिफ। क्या होता है टैरिफ, इट रेफर्स टू द टैक्स लेवाइड ऑन द इंपोर्ट गुड्स। जब भी हम सामान बाहर से लेके इंडिया में इंपोर्ट करते हैं उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं टैरिफ। कोटास क्या होता है, कोटास QUOTAS, कोटास का मतलब होता है इट रेफर्स टू द नॉन टैरिफ बैरियर। ये टैरिफ नहीं, एक तरीके का टैक्स नहीं, एक ऐसा बैरियर है, एक ऐसी रुकावट है, एक ऐसी एक तरीके से कह सकते हैं रोक लगाता है जिसमें क्या होता है, क्वांटिटी होता है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का, यानी कि कितनी क्वांटिटी में सरकार क्या करती है, अगर रोक लगा देती है आप इतने से ज्यादा क्वांटिटी ना तो इंपोर्ट कर सकते हो ना तो एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास 1948 में क्या हुआ था। 1948 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गैट, गैट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और गैट क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि एक तरीके का क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था
टोटल 23 कंट्रीज ने इसमें साइन किया था। उस समय इंडिया इसका पार्ट नहीं था। 1948 में जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस समय इंडिया इसका पार्ट नहीं था। इट वाज रिप्लेस टू द WTO। उसके बाद गेट जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका काम था जो ट्रेड को बढ़ावा देना, टैक्स के बैरियर्स को क्या करना, कम करना, क्योंकि जितने देशों में हम सामान बेचेंगे, जितने देशों से सामान जाएगा, तो टैक्स का रेट क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। तो टैक्स का रेट को कम करने के लिए 23 कंट्रीज ने एक साइन किया था, एक मेमो साइन किया था, और उसका नाम क्या, ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया था गेट। इसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, WTO से। कौन से ईयर में, 1995 में। यानी कि 1995 में गेट को रिप्लेस किससे किया है, WTO से। और कितने कंट्री हो गए, 123। यानी कि यहाँ पे 23 थे, यहाँ पे 1 लगा दो, तो यहाँ पे 1995 में 123 कंट्रीज के क्या हो गए, मेंबर हो गए। और उस समय इंडिया इसका पार्ट था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ईयर है 1991। 1991 में क्या हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि देश में आर्थिक सुधार लाया गया, जिसमें अभी जिस सिचुएशन में हम हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं आता तो हम भी काफी पीछे होते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या है, एलपीजी क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और ये देने वाले किसको माना जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये यूपीए की गवर्नमेंट में आई थी। इसमें क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन यानी कि लिबर्टी दिया गया था बिजनेस को करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज किया गया था, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस को प्रमोट किया गया था। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही क्या किया गया था, WTO को इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले क्या आया था, गेट। और WTO आया जिसमें जो भी अगर ट्रेड कोई प्रॉब्लम आती है उसको कहाँ सॉल्व किया जाएगा, WTO में। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर रखा गया जिनेवा में। नेक्स्ट हमारे पास सितंबर 2014 में क्या हुआ था, लॉन्च मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया था। ये सारे डेट याद करने। जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था 1 जुलाई 2017 में, जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में लगा था अगस्त में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1964 टू 66। ये ईयर क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है इंडियन इकोनॉमी में। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बोलते हैं एजुकेशन कमीशन, या इसी को बोलते हैं हम कोठारी कमीशन। यानी कि कोठारी कमीशन ने रिपोर्ट सौंपा था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला प्लस में रिकमेंडेशन टू स्पेंड एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी ऑन द एजुकेशन। यानी कि जितना भी जीडीपी होगा उसका 6% किस पे खर्च होना चाहिए, एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। तो ये किसने सौंपा था, कोठारी कमीशन ने सौंपा था। इसी को किस नाम से जानते हैं, एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 1999 को भी क्या हुआ था, एक कमिटी बनाई गई थी, इसका नाम था तापस मजूमदार कमेटी। और ये भी किससे रिलेटेड था, एजुकेशन से। तो एजुकेशन से रिलेटेड कमेटी हमारे पास कौन कौन सी थी, 2 है। एक है हमारे पास एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन बोल लो, एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन। और दूसरा क्या था, तापस मजूमदार कमेटी। ये आया था 1964 टू 66 और ये आया था 1999 में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2009 में क्या आया था, 2009 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था RTE, राइट टू एजुकेशन। यह आया था 2009 में, इंप्लीमेंट हुआ था 2010 से। इसमें क्या था, टू मेक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द 6 to 14 ईयर्स। यानी कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा। और जो डिसेबल्ड है उसके ईयर को 14 की जगह क्या कर दिया गया था, और बढ़ा दिया गया था, 18 ईयर्स तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा। कौन से अमेंडमेंट में आया था, ये हमारा पोल साइंस में ऐसे टॉपिक है लेकिन इकोनॉमिक्स में पूछ लिया जाता है कभी कभी। कौन सा अमेंडमेंट आया था, 86 अमेंडमेंट 2002। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस लाना। ये चेंजेस कौन से में आया था, 86 अमेंडमेंट में आया था। और आर्टिकल कौन सा था हमारा, आर्टिकल 21 था। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा इसमें एक और चीज है, नो टीचर, कोई भी टीचर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा सकता। कौन से में आया था, ये RTE में ही लिखा गया था, RTE जो 2009 में इंप्लीमेंट हुआ था। अब नेक्स्ट आता है 2014, इंडिया वाज डिक्लेयर द पोलियो फ्री कंट्री बाय द WHO। WHO ने 2014 में इंडिया को क्या किया था, पोलियो फ्री कर दिया था। यानी कि एक उनको अनाउंस किया गया था जो इंडिया क्या है, अब से पोलियो फ्री देश है। 2015 में क्या हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम चलाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास 1969 में क्या हुआ था, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। यानी कि बैंकों में सुधार के लिए उनको नेशनलाइज किया था और 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में। नाबार्ड क्या है, नाबार्ड का फुल फॉर्म कब आया था और इसका काम क्या हो, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है और ये किसके लिए बनाया गया था। तो नाबार्ड नेशनल, NA का मतलब नेशनल होता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर N का मतलब नेशनल, A का एग्रीकल्चर तो पूरा गलत हो जाएगा। NA का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NA का मतलब नेशनल होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
कब आया था? 12 जुलाई 1982 को, यानी कि डेट के साथ याद करनी है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये क्या है? अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो रूरल डेवलपमेंट को क्या कर सकता है? डेवलप करने के लिए एक ऐसा बैंक बनाया गया, यानी कि सबसे ऊपर होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के नीचे कौन है? आरबीआई, आरबीआई के नीचे कौन है? नाबार्ड, और नाबार्ड के नीचे रखा गया था आरआरबी को, रीजनल रूरल बैंक, जो देश को क्या कर सके, जो गांव के एरिया है उसको डेवलप कर सके, उसको लोन दे सके, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियड ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन। ये तो इंपॉर्टेंट डेट याद करने हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन का पीरियड कब से कब तक माना जाता है? 1991 से लेकर 2003 तक का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन पीरियड। 2014 प्रधानमंत्री जनधन योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें यह किया गया था एबिलिटी ऑफ द बेसिक सेविंग्स, बैंक अकाउंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, एक्सेस टू द क्रेडिट और इंश्योरेंस, ये सारी चीजें दिया गया था। इंश्योरेंस दिया गया था, कुछ पैसे हम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर से। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर से। अब गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर ले तो एक तो गोल्डन रेवोल्यूशन पढ़ लिया हमने। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो मिल्क से। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये था हमारा फूड ग्रेन से। ठीक है, तो 3 रेवोल्यूशन हमें इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट आता है नरेगा क्या है, क्या क्या चीजें हैं नरेगा के बारे में एक बार देखते हैं। नरेगा स्टैंड्स फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सबसे ज्यादा चलने वाला जो स्कीम है, यानी कि सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल स्कीम हुआ है अब तक पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, वो यही है जो अब तक चल रहा है। ये कब आया था? 2005 में आया था। और स्टार्ट कब से हुआ था? 2 Feb 2006 से स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या होता है? 100 डेज गारंटेड जॉब देता है, स्किल्ड और अनस्किल्ड, यानी कि जो स्किल्ड वर्कर है उनको भी प्रोवाइड करवाता है, जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको भी रूरल एरियाज में 100 दिन की रोजगार प्रोवाइड करता है। और जो ड्रॉट का एरिया वहां पे जो डेज है उसको क्या कर दिया गया था? बढ़ा दिया गया, वहां पे डेज कर दिया गया 150। ठीक है, नेक्स्ट इट वाज रीनेम्ड एज एमजी नरेगा, यानी कि महात्मा गांधी ऐड किया गया था शुरू में, ये किया गया था 2009 में। ठीक है, जिसका मतलब क्या हो गया? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइडेड, अगर मान लो किसी को जॉब नहीं मिलता तो 16th डे से, 15 दिन तक जॉब नहीं मिला ठीक है, लेकिन जो 16th डे होगा उसके बाद क्या मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलना शुरू होगा। अगर जॉब रहे या ना रहे, नहीं होगा तो उसके बदले में फिर भी क्या होगा? उसको पैसे मिलेगा, उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीपीसीबी। क्या होता है? सीपीसीबी का मतलब होता है गवर्नमेंट सेटअप द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो हमारे चलान करता है ना, जो बाइक वगैरह लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, उस पर जो चलान करता है वो इसी तहत करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम क्या रखा है? सीपीसीबी। कब बनाया था? 1974 में। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये पॉल्यूशन को देखता है, उसको कंट्रोल करता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आया था 1986 में। और एक और यही लिख लो, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी कब आया था? 1986 में आया था, तो दोनों हो जाएगा। और ये क्या है? ब्रांडलैंड कमीशन किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंट से रिलेटेड है, सिर्फ इतना करना है। ब्रांडलैंड कमीशन किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंट से। नेक्स्ट है 1934 ईयर में क्या हुआ था? 1934 में क्या हुआ था? आरबीआई एक्ट पास किया गया था, यानी कि एक कमीशन बनाया गया था जिस कमीशन का नाम रखा था हिल्टन यंग कमीशन। एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। और ये बनाया था 1920s में ही बनाया गया था, 26 के अप्रॉक्स 1920 के करीब में बनाया गया था। इसमें ये बताया गया था, जो देश को इसने रिपोर्ट सौंपी थी और रिपोर्ट सौंप के बताया था देश का क्या होना चाहिए? एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो पूरे देश की करेंसी को, पूरे मॉनेटरी सिस्टम को क्या करे? कंट्रोल करे। तो हिल्टन यंग कमीशन ने एक रिपोर्ट सौंपी थी और रिपोर्ट सौंपने के बाद आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1934 में। और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने अपना काम करना शुरू किया। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। मोस्टली बैंक जिसके आगे लास्ट में लगा होता है बैंक ऑफ इंडिया, उसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो आरबीआई हमारा क्या है? सेंट्रल बैंक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 2 और ऐसे देश है जिसके सेंट्रल बैंक रह चुका है कुछ टाइम तक, एक है पाकिस्तान और एक है हमारे पास म्यांमार, जिसको वर्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑस्बर्ट स्मिथ, गवर्नर के नाम याद करने हैं। फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी केजी उदेसी। और गवर्नर अभी जो है हमारे पास करंट में जो गवर्नर है वो है श्री शशिकांत दास, यानी कि कौन से नंबर के गवर्नर है? 25th नंबर के गवर्नर है। और सबसे यंगेस्ट गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन। रघुराम राजन थे 23rd नंबर का गवर्नर। और 24th नंबर का गवर्नर है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल, यानी कि जो हमारे पास नोट अभी आ रहे हैं, जितने भी नोट है उस पर या तो रघुराम राजन के साइन होंगे, या तो उर्जित पटेल के होंगे, या फिर हमारा क्या है अभी जो करंट है शक्तिकांत दास के होंगे। ठीक है, एक नोट पे अगर हम बात करें तो टोटल कितनी लैंग्वेज होती है? एक नोट पे टोटल 17 लैंग्वेज होती है, 15 ऑफिशियल प्लस में एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो टोटल कितनी लैंग्वेज होगी? 17 लैंग्वेज हो गए।
ठीक है। एक नोट पे हमेशा ही लिखा होता है जो धारक को कितने रुपए वचन देने का वादा करता हूं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट किससे करते हैं, हम गवर्नर से करते हैं, ठीक है। यानी कि गवर्नर किसके भी यहाँ पे होता है, सरकार के भी यहाँ पे, ठीक है। एक चीज और है, जो 1 रुपए क्वाइन की बात, करेंसी की बात कर ले तो हमने उसमें पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स में, 1 रुपए का क्वाइन, सॉरी जितने भी क्वाइंस और 1 रुपए का नोट और जितने भी क्वाइंस है सब किसके में आता है, किसके अंडर में आता है, फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और 1 रुपए के नोट पे सिग्नेचर किसके होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के। और 2 रुपए से लेकर जितनी भी करेंसी है वो सब किसके अंडर में आता है, आरबीआई, और उस पर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है एक मोनोट्रियल प्रोटोकॉल है। ये क्या है, इंडिया साइंड मोनोट्रियल प्रोटोकॉल अलोंग विद द लंदन अमेंडमेंट इन 17 सितंबर 1992। दो चीजें याद करनी है, ये किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। लंदन अमेंडमेंट में हुआ था और कब हुआ था, 17 सितंबर 1992 को, ईयर के साथ याद करना, ठीक है। अब बता सार्क क्या है। सार्क ये सब मोस्टली वैसे तो पार्ट है हमारा पोल साइंस का, लेकिन यहां भी पूछ लेते हैं। सार्क क्या है, सार्क एक एसोसिएशन है। सार्क हैज द 8 मेंबर्स कंट्रीज, हेडक्वार्टर इसका है काठमांडू, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, काठमांडू, और इसमें टोटल कितनी कंट्रीज है, 8। और ये ट्रिक है, पेन MBBS, P फॉर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मालदीव्स, यानी कि जो छोटे छोटे जो देश होते हैं ना आपस में क्या करते हैं, मर्ज करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, मालदीव्स। उसके बाद है भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। यानी कि जो सार्क है, सार्क में कितने देश है, टोटल 8 है, और 8 ये सारे देश है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू। काठमांडू कहाँ है, नेपाल में, ठीक है। चलो अब एक चैप्टर है हमारे पास इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। अब हम शुरुआत करते हैं जो चैप्टर से। ये तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो सारे इंपॉर्टेंट थे, जिससे सारी चीजें कवर हो जाए। अब हमारे पास जो है यहाँ से चैप्टर हमारा शुरू होता है। एक लास्ट चैप्टर है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। सीबीएसई में सोचते 8 मार्क्स का था और बहुत ही आसान चैप्टर है, ईयर ज्यादा याद करना है इसमें। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके बारे में मोस्टली पढ़ना है, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। और एक है श्रीलंका। श्रीलंका जो इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में हुआ था, और इसका पुराना नाम क्या है, सिलोन। श्रीलंका में जो सबसे ज्यादा जो लोग थे पहले कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, सिन्हाला। और सिन्हाला को क्या बनाया गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था 1956 में। यानी कि जो श्रीलंका था वहां पे भी एक तरीके से डिस्प्यूट था, और वहां पे डिस्प्यूट क्या था, डिस्प्यूट था यहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग थे वो ज्यादा थे और तमिल लोग कम थे। और तमिल में भी 2 लोग थे, इसमें भी 74% थे और तमिल में 18% थे। और 18% में भी जो लोग थे वो थे 13% इंडियन तमिल थे और 5% क्या थे, श्रीलंकन तमिल थे। तो तमिल और सिन्हाला, जैसे यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का चलता रहता है, वैसे यहाँ पे क्या था, सिन्हाला और तमिल का चलता है। तो इन चीजों को देखते हुए उन्होंने क्या किया था, जो उनको इंडिपेंडेंट मिला था वो मिला था 1948 में। इसका पुराना नाम क्या है, सिलोन में, सिलोन और श्रीलंका। बस ये चीजें ध्यान रखना, 3 चीजें ध्यान रखना काफी है यहाँ से, ठीक है। अब आता है यहां से हम बात करें तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना था डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। तो सबसे पहले आता है रिपब्लिक और इंडिपेंडेंट। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था क्योंकि ये गुलाम था, पाकिस्तान भी था। तो 1947 में ये दोनों क्या हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। और चाइना क्या था, रिपब्लिक था। चाइना किसी गुलाम नहीं था, वो रिपब्लिक हुआ था। छोटे छोटे देश बटे थे, उसको एक मर्ज किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो 1951 में इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951, चाइना का था 1953 और पाकिस्तान का था 1956। यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो तीनों देशों ने ऑलमोस्ट जो डेवलपमेंट का जो रास्ता अपनाया था ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है। लेकिन चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया। 1 चाइल्ड पॉलिसी कहाँ आया था, चाइना में आया था, इंडिया और पाकिस्तान में नहीं है। और यह था 1979 में। जीएलएफ क्या होता है, जीएलएफ एक इनिशिएटिव था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए चाइना में माओ ने शुरू किया था। और ये टाइम पीरियड क्या था, 1958 टू 61। और ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसके बाद एक नया प्रोग्राम लेकर आया था, वो हम पढ़ेंगे आगे, ग्रेट पॉलिटिकल कल्चरल रिवॉल्यूशन। यानी कि किसने दिया था, माओ ने दिया था। और ये कब दिया था, ये दिया था 1958 में दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो चाइना में सबसे पहले रिफॉर्म्स आया था 1978 में। इसी के 10 ईयर बाद किस में आया था, पाकिस्तान में। और सबसे लास्ट में आया था इंडिया में 1991 में। सेज क्या होता है, सेज आया था 1980s में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक ऐसा एरिया जहां पे सारी फैसिलिटीज किसको मिल सके, इंडस्ट्री वाले के लिए सारी फैसिलिटीज यहां पे प्रोवाइड करवाया जाता था। अभी हमने पढ़ा था 1961 में, जो हमारा 1961 में हमारा जीएलएफ को खत्म कर दिया गया था और एक नया प्रोग्राम लेके आया था, इसका नाम था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन 1966 टू 76 में। यहाँ पे क्या होता था, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को भेजा जाता था वर्क लर्न एंड द कंट्री साइड, यानी गांव के एरिया में भेजा जाता है जहाँ पे जो एक तरीके से हम कह ले जो ग्राउंड लेवल पे उनको काम करना, उनको सिखाना, ये सारी चीजें उस समय होता था, ठीक है। और ये भी किसने शुरू किया था, माओ ने शुरू किया था।
इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे कैसी इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, पाकिस्तान की भी मिक्स इकोनॉमी है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का रोल है। जबकि हमारे पास चाइना में कौन सी है, कमांड इकोनॉमी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी कहाँ आया था, ओपन डोर पॉलिसी टू इंट्रोड्यूस फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि नई टेक्नोलॉजी को, नई कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने के लिए चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था। 1970s तक, 1980s तक, यानी कि 1980 के दशक तक तीनों ऑलमोस्ट क्या थे, सेम कंडीशन पे थे। उसके बाद सबसे ज्यादा उछाल मारा था चाइना ने, और चाइना हमसे बहुत आगे है, ठीक है। उसके बाद है ग्रीन रेवोल्यूशन। कहाँ पे आया था, इंडिया में आया था, हमने पढ़ लिया ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, पढ़ लिया। व्हाइट रेवोल्यूशन है, इसमें आया था ड्यूअल प्राइसिंग आया था, कम्यून सिस्टम आया था, सेज आया था, ठीक है। एचडीआई क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि इसको हम बोलते हैं एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक रिपोर्ट पब्लिश करता है यूएनडीपी, ठीक है। यूएनडीपी एक वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करना। ये सारी रैंकिंग है, इंडिया के 131 हो सकता है ऊपर नीचे हो, तो 130 के आसपास जो होगा इंडिया का लगाना है, 86 चाइना और 152 आता है हमारे पास पाकिस्तान का। अब एचडीआई में क्या था, एचडीआई में क्या था, इट वॉज गिवन बाय द महबूब उल हक विद द हेल्प ऑफ द इंडियन इकोनॉमिस्ट, यानी कि दो लोग थे, एक तो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, वो थे अमर्त्य सेन, और दूसरे कौन थे, महबूब उल हक, यानी कि कौन थे, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। कब आया था, 1990 में था, 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मार्किंग कितनी होती है, 0 से 20 में, यानी कि अगर मान लो तुम्हारे मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में 0 से 100 के बीच में, तो यहाँ पे जो मार्किंग होती है 0 से लेके 1 के बीच में। एचडीआई रिपोर्ट पब्लिश बाय यूएनडीपी, एचडीआई रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी पब्लिश करता है, ठीक है। इसमें क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, मोस्टली जो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, अभी कितना है, ऑलमोस्ट 69 प्लस है। उसके बाद है लिटरेसी रेट, हाईएस्ट सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला में, और सबसे लोएस्ट कहाँ पे, बिहार में। पर कैपिटा इनकम की बात करें, प्रति व्यक्ति आय, तो ये कहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ है, इसमें अगर हम बात करें जो हमें पढ़ना है 1947 में, उस समय होता था 230, यानी कि एक व्यक्ति कम से कम 230 रुपए कमाता है बस। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 1 शुरू होता है, यहां से हमें समरी पढ़ना है जो किस तरीके से इंडिया में चीजें आया था, क्या था। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब देश आजाद हुआ था उस समय भारत की कंडीशन कैसी थी। तो उस समय स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, ठीक है। हेडिंग क्या है हमारे पास, ओवरऑल फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुकी हुई अर्थव्यवस्था थी, ना तो तेजी से ग्रो कर रही थी, ना तो तेजी से डाउन हो रही थी, बस जैसा चल रहा था बस। दूसरा है बैकवर्ड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी बहुत ही पुरानी थी, हाँ, हम एग्रीकल्चर जो होता था मोस्टली किस पे डिपेंड थे, मॉनसून पे डिपेंडेंट थे। तीसरा क्या, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, सारा का सारा सेक्टर जो था, सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जबकि सबसे कम जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था वो था एग्रीकल्चर। हेवी इंडिपेंडेंस था इंपोर्ट्स पे, लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी था। तो ये सारी इकोनॉमी उस समय क्या था, इकोनॉमी के फीचर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर में क्या है हमारे पास, इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल सोड द दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। मॉनसून होता था, अच्छा मॉनसून होता था तो अच्छा फसल होता था, मॉनसून नहीं होता था फसल अच्छा नहीं होगा, ठीक है। एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी प्रथा था, जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा था। लोग क्या करते थे, जो गरीब लोग थे उसके खेती करते थे, जिसके यहाँ पे बहुत ज्यादा जमीन है, उनके पास जमीन होता नहीं था। पोस्ट कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कौन सी चीजों पे फोर्स किया जाता था जो कि एक तरीके से कह सके कमर्शियल हो, जहां से पैसे और कमा सके। तो ये सारी चीजें हमारे इसमें सारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, डेमोग्राफिक है, इन सारी चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हमें जो मोस्टली चीजें पढ़नी है वो हेडिंग देखनी है। डेमोग्राफिक में होता है जो एक तरीके से हम कह लें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत कम थी, लिटरेसी रेट कम थी। लिटरेसी रेट अप्रोक्सली अभी भी हमारे पास कितना है, 74% है, यानी कि 100 में से सिर्फ 74 ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। उसमें भी अगर हम बात करें फीमेल की लिटरेसी रेट और कम है। फॉरेन ट्रेड कैसे खराब किया गया था, फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है जहां पे सामान क्या करते थे, जो ब्रिटिश थे यहाँ से स्वेज कैनाल के थ्रू, यानी कि स्वेज कैनाल के थ्रू क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे, और रॉ मटेरियल्स लेके कहाँ जाते थे, ब्रिटिश में, वहां ब्रिटेन में लेके जाते थे, वहां मशीनों से बनाते थे और दोबारा लाके यहीं बेचते थे। तो ये भी प्रॉब्लम थी। हैंडीक्राफ्ट भी धीरे धीरे खराब हो गया था। इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुआ था, इंडस्ट्री भी खराब कैसे किया गया था। इंडस्ट्री हमारी सबसे ज्यादा जो डोमिनेट करता था वो था हैंडीक्राफ्ट, यानी कि हाथ से बनी हुई चीजें जो थी इंडिया में बहुत फेमस थी। और वो कैसे खराब कर दिया गया, वही मशीन से सामान लेकर आते थे बना के और काफी सस्ते दामों पे उसको बेचते थे, ठीक है। ऑक्यूपेशन सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंट थे, लेकिन वहां पे उतना इनकम नहीं था, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर और बहुत ही कम था।
इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब था। सिर्फ एक रेलवे हमारा था, एक पॉजिटिव था, जो रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया था, जो इंडिया की सबसे बड़ी देन, ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी देन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव इंपैक्ट्स। पॉजिटिव इंपैक्ट्स में क्या क्या आया था? पॉजिटिव इंपैक्ट्स में रेलवे हो गया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी, ये सारे ब्रिटिशर्स उस समय देखे गए थे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक रेफर्स टू द इकोनॉमिकल ऑर्डर। कौन कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है हमारे पास? हमारी इकोनॉमी जो है, तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमी 3 टाइप की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे हम क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा फोकस करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है जहां पे हम पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा रोल अदा करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट वहां पे सबसे ज्यादा खर्चा करती है और यहाँ पे सोशल वेलफेयर हमारा मोटिव होता है। और मिक्स इकोनॉमी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। और मिक्स्ड इकोनॉमी जो होता है, इंडिया की इकोनॉमी कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू, मतलब हम आगे देश को डेवलपमेंट करने के लिए कैसे कैसे प्लान करेंगे, क्या क्या प्लानिंग होगी। और ये हमने पढ़ा भी था, जो 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था, और प्लानिंग के जो टोटल गोल्स थे, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान कितने थे? 5, जो प्लानिंग कमीशन के उसके, तो वो ऐसे याद करना है, GERM। G फॉर क्या हो जाएगा? ग्रोथ, इक्विटी, ग्रोथ, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस, रिलायंस लिख रहा हूं मैं, रिलायंस का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट होना। और M फॉर होता है मॉडर्नाइजेशन, हमें क्या करना है? नई टेक्नोलॉजी को क्या करना है? यूज करना है। तो ये 4 इसके प्लान थे, गोल्स ऑफ द प्लानिंग। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन, हमने पढ़ लिया है। एग्रीकल्चर सब्सिडीज, सरकार सब्सिडी देती है जो लोग क्या कर सके, एग्रीकल्चर को और प्रमोट कर सके, बर्डन ना पड़े उन पे फाइनेंस का, मिस अप्रोप्रिएट बेनिफिट्स मिले। ठीक है, और वेस्टफुल कंजप्शन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये नहीं पढ़ना। आईपीआर आया था हमारा 1956 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमने पढ़ लिया। एसएसआई 1955 में क्या हुआ था? कार्व कमिटी बनाया गया था, जो क्या करेगा? उसको प्रमोट करेगा। 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएसआई। एसएसआई को प्रमोट करने से क्या होगा? एक तो लेबर इंटेंसिव होगा, लोगों को जॉब मिलेगा, डिपेंडेंसी खत्म होगी। एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, अब हमारे पास है इसमें जो हमें पढ़ना है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने पढ़ लिया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था 1991 में, और इसमें क्या किया गया था? एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया था। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे, सब चीज में रिफॉर्म्स की जरूरत है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या था? एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ऐसे ही हमारे पास इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आया था, जिसमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म किया, लाइसेंस वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन किया गया था पब्लिक सेक्टर का, डी रिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्शन एरिया। तो ये सारी चीजें इसमें किया गया था इंडस्ट्री को रिफॉर्म्स करने के लिए। टैक्स रिफॉर्म्स भी लाया गया, जीएसटी भी उसका पार्ट है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स लगते थे, उसको क्या किया गया था? हटाया गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स लाया गया था, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज के जो करेंसी है उसको एक्सचेंज करने के लिए। इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, यानी कि प्रमोट किया गया जो एफडीआई क्या करे, इंडिया में लेकर आए, एमएनसी कंपनी है इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करे। प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ लिया है। अच्छा, उसके बाद है गुड इंपैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी। एक ही क्वेश्चन करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एलपीजी से क्या क्या फायदा होगा? एलपीजी से कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, इंप्रूव होगा, ग्रोथ होगा, इकोनॉमी डेवलप होगा, लोगों को जॉब मिलेगा। एलपीजी के लॉसेस भी है, एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट करता है, जो गरीब लोग हैं उनको कोई फायदा नहीं है। फिजिकल पॉलिसी भी डिस्टर्ब होती है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी वैसा ही है। एमएनसी इतने सारे आने के बाद, और देश से इतने साल हो गए, अभी भी डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पे अभी भी जो बेरोजगारी है वो है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर हमारा है 4th, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। 7th 5 ईयर प्लान हमारा मोटिव था किसका? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, यानी कि इंसान ही होता है, सबसे बड़ा जो कैपिटल है वो इंसान ही है। अगर इंसान है तो पैसे हैं, पैसे से इंसान नहीं है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो क्या क्या सोर्सेज है इसमें? सोर्सेज हमारे पास, कहाँ काम खर्च कर सकते हैं? एजुकेशन पे खर्च कर सकते हैं, हेल्थ पे खर्च कर सकते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? जहां पे हम ट्रेनिंग, जहां काम करते हैं वही हमें ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बोलते हैं ऑन द जॉब। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? जहां पे काम की जो वर्क प्लेस अलग है और ट्रेनिंग की प्लेस क्या है? अलग है। उसके बाद क्या हमारे पास? माइग्रेशन, माइग्रेशन भी इसका पार्ट है। एक्सपेंडिचर ऑन द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन करते हैं। सिग्निफिकेंस जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्यों नहीं हो पा रहा?
क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया वर्ल्ड में अभी नंबर 2 पे चल रही है, हो सकता है नंबर 1 पे कभी भी आ जाए। अभी ब्रेन ड्रेन है, लोग क्या करते हैं यहाँ पे अच्छी एजुकेशन ले लेते हैं और उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन अगर इनको यहाँ पे अच्छी सैलरी नहीं मिलती तो दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग अभी भी क्या है, सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, यानी कि हमारे पास जो कोर्स है वो हमारा क्या है, डिग्री ओरिएंटेड है, नॉलेज ओरिएंटेड नहीं है। यानी कि हमें नॉलेज तो नहीं मिलता, डिग्री तो बहुत सारी है, लेकिन जो एक्चुअल में जो डिग्री में जो नॉलेज होनी चाहिए वो हमारा नहीं होता वहां पे। ठीक है, उसके बाद ये रीड करने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है देश को डेवलप करने के लिए कुछ चैलेंजेस है, एक है लिंगरिंग चैलेंजेस, दूसरा है इमर्जिंग चैलेंजेस। अब लिंगरिंग चैलेंजेस क्या है, चैलेंज ऑफ द रूरल क्रेडिट, यानी कि जो किसान है उसको लोन लेने में दिक्कत आती है। चैलेंज ऑफ द रूरल मार्केटिंग, गांव में अगर एग्रीकल्चर किसान लोन ले लिया, एग्रीकल्चर बना भी लिया, खेती कर लिया, फिर उसको बेचेगा कहाँ, ये भी चैलेंजेस है। मार्केट नहीं है उनके पास, एसेट्स नहीं है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है। रूरल डेवलपमेंट में चैलेंजेस क्या एक और है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, और दूसरा क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जहां पे हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं, यानी कि एक तरीके से कह ले जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का अपोजिट है। ठीक है, तो अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन को अवॉइड करते हैं तो आज के कमर्शियलाइजेशन पे काम करता है, तो वहां प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज ऑफ द रूरल क्रेडिट। दो सोर्स होते हैं, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, और एक होता है इंस्टीट्यूशनल जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। इसमें क्या क्या आता है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, यानी कि जो लोन लेते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशनल में आता है, यानी कि फॉर्मल में आता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक, ये सारे इसमें आता है। आरआरबी, एसएचजी, ये सारे हमारे इसमें आता है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन आता है, लैंडलॉर्ड, विलेज ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, ये सारे हमारे इसमें आते हैं। रिलेटिव वगैरह सब इसमें आते हैं। ठीक है, यहाँ से और हमारे पास जो पढ़ने वाली हैं जो चीजें वो है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है रीड सारा करना। वर्कर कौन होता है, एक इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयमेंट करता है, जॉब करता है, कहीं अपने लिविंग को अर्न करने, लिविंग के लिए अर्न करता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और हायर्ड एम्प्लॉयड। सेल्फ मतलब क्या होता है, सेल्फ का मतलब होता है खुद के लिए, खुद अपने लिए काम कर रहे हैं, हम खुद पैसे कमा रहे हैं, किसी के अंडर हम नौकरी नहीं करते। और हायर्ड वर्कर क्या होता है, जहां पे हम पैसे पे करते हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड, हायर्ड वर्कर्स हमने पढ़ लिया। कैजुअल और लेबर। कैजुअल का मतलब होता है जिनको कॉल करके बुलाया जाता है, यानी कि जो आज अगर जैसे इलेक्ट्रिशियन है, जितनी जरूरत होगी उतने देर काम करेंगे, उसी के पैसे लेंगे। रेगुलर का मतलब होता है जो फिक्स होता है, यानी कि जो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, वेजेस बेसिस पे, डेली बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास लेबर सप्लाई। क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर, यानी कि लेबर सप्लाई जितने लोग क्या है, लेबर एक तरीके से काम करने को तैयार है। ठीक है, लेबर फोर्स क्या होता है, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। लेबर फोर्स एबल, विलिंग एंड एग्जिस्टिंग वेज रेट, यानी काम करना चाहते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु आर एबल टू वर्क, यानी कि वो काम करना चाहते हैं, एबल भी है और विलिंग भी है, उसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स। वर्क फोर्स होता है जो एक्चुअल में काम करते हैं, जो एक्चुअल में काम करते हैं वो हमारा होता है वर्क फोर्स। और लेबर फोर्स क्या होता है, जहां पे एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, यानी कि काम करना भी चाहते हैं और काम कर भी सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स। वर्क फोर्स होता है जो एक्चुअल में काम करते हैं। साइज ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली कितना है, 43.7 करोड़ पर्सन। 70% मेल है और 30% इसमें फीमेल है। पार्टिसिपेशन रेट, ये तो अभी सीबीएसई में क्वेश्चन आया था ऐसा। टोटल वर्कफोर्स, यानी कि जो टोटल काम कर रहे हैं अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, इनटू में 100% निकालने के लिए 100 करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, जहां पे ग्रोथ तो है, मतलब ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन जॉब नहीं है, यानी कि जीडीपी हमारा इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन जॉब नहीं है। जीडीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन जॉब जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअल लेबर्स ज्यादा है, इनफॉर्मलाइजेशन पे ज्यादा काम कर रहे हैं। यानी कि हम कैजुअल लेबर्स का मतलब होता है हम किसी के अंडर काम करना नहीं चाहते, कैजुअल का मतलब होता है अपने डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग अब ज्यादा है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कुछ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमें पढ़ने, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं, इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो सीजन की वजह से होता है। जैसे मान लो किसान है, फसल लगाता है, फसल लगाने के बाद 3-4 महीने तैयार होने में लगता है, तो 3-4 महीने जो टाइम जो खाली बैठता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब तो पढ़ लोगे। कुछ स्कीम चलाया गया था जो सरकार द्वारा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था नबार्ड याद कर, सॉरी नबार्ड कह रहा हूं, नरेगा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने करवा दिया था ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। एनवायरमेंट क्या है, कौन से कमीशन आया था, तो एक कमीशन था ब्रंटलैंड कमीशन,
और एक इससे इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, इसमें हमें मोस्टली जो पढ़ना है वो पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, सारी चीजें, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, ये वाले क्वेश्चंस रीड करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या होता है। कैरिंग का मतलब होता है उसको केयर करना, मतलब कितना हम बैलेंस कर सकते हैं। एट विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड रेट विच द दीज रिसोर्सेज आर रीजनरेटेड, यानी कि कितना हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उतना हमें क्या करना चाहिए, रीजनरेट भी करना चाहिए। अगर डबल कर ले तो ज्यादा अच्छा है, यानी कि जितना पैसे हम खर्च कर रहे हैं उससे डबल क्या करना चाहिए, हमें कमाना चाहिए। एब्जॉर्प्टिव का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। अगर इन्वायरमेंट अपने अंदर ऑब्जॉर्व नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस नहीं होगा, और बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, फिर नेचुरल क्लैमिटीज आते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ज्यादा चीज नहीं है, हमें इसमें पढ़ना है जो है इन्वायरमेंट से जो चीजें पढ़नी है वो है हमारे पास, एक तो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इसमें जो एक होता है CFS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है, जो इंपैक्ट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। ओजोन डिप्लेशन होता जा रहा है, यानी कि जो ओजोन है उसमें धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, उसमें छेद होता जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें इस इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन था जो हमने आज पढ़ लिया। तो इंडियन इकोनॉमी में ऑलमोस्ट हमारे जो चीजें थी इसमें हमारा सारा कवर हो जाएगा, जितने भी हमने MCQ की प्रैक्टिस करनी है उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाएंगी। पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, ठीक है, डेट्स के बाद हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने पढ़ लिया है, और बाकी हेडिंग हमें सारी पढ़नी है। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ लिया ये सारी चीजें, ठीक है, और ये हमारा हो गया इंडियन इकोनॉमी खत्म। तो इंडियन इकोनॉमी में यही एक वीडियो देखना है और MCQ की प्रैक्टिस करनी है। अगर MCQ में देखने के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन अगर लगता है जो वो आया है, हो सकता है बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एक्स्ट्रा हो, मतलब बुक से अलग हो, जो हमें पढ़ना चाहिए, बेसिक चीजें, तो उसको क्या करना है, कॉपी में एक जगह पे नोट करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगला जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैक्रो का करेंगे। ठीक है।